चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है, इस क्लास में आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ यूजीसी नेट और एमपी सेट के सिलेबस में जो यूनिट नंबर 2 दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समाज, मानव व्यवहार और समुदाय के बारे में यूनिट सेकंड में ये चीज़ें मेंशन की गई है। आज हम लोग इसी यूनिट सेकंड में समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं हैं, और ये समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं समाजशास्त्र से लिया गया है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ये एमपीपीएससी में भी इम्पोर्टेंट है और यूजीसी नेट के साथ साथ एमपी सेट में भी इम्पोर्टेंट है। तो आज पहली पॉइंट हम लोग जिक्र करेंगे सामाजिक संरचना, उसके बाद सामाजिक संस्था, फिर सामाजिक समूह, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन। ये जो है पहले पॉइंट के अंतर्गत दर्शाया गया है। दूसरे पॉइंट में समाज के अध्ययन करने के अप्रोच दिए, एक है प्रकारवादी अप्रोच, एक है संघर्ष और इसी को ही द्वंद्वात्मक भी कहा जाता है, और एक है संरचनात्मक वाद का समाज का अध्ययन का उपागम, और एक होता है उत्तर आधुनिक उपागम। ये फिर उपागम पर हम लोग बातचीत करेंगे। दोनों के दोनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। फैक्ट और अप्लाइड दोनों टाइप के प्रश्न इन पॉइंटों से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर 80% मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि फैक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे सामने सामाजिक संरचना। आप बता सकते हो मुझे कि सामाजिक संरचना क्या होता है, किसे कहते हैं? क्या आप मुझे अपने विचारों को प्रकट करेंगे? बताइए जरा एक बार, यहाँ पर क्या होता है ये सामाजिक संरचना? बताइए एक बार। आवाज़ मेरी स्पष्ट है जगदीश जी? हाँ, बताएं बताएं मैम। ओके, सामाजिक संरचना कहते हैं जो खाका वगैरह तैयार करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। ये पता होना चाहिए कि सामाजिक संरचना अगर आपसे पूछा जा रहा है तो अभी आपने बताया ढांचा यानी खाका रिलेट करवाया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा आपने कीवर्ड बताया है, और ये सत्य है। परंतु यहीं तक ये सीमित नहीं है। मैं आपसे बताऊं तो सामाजिक संरचना अनेक सामाजिक समूह की बात करता है, समिति की बात करता है। समूह के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे समिति, समिति के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे संस्था, और व्यक्ति की परिस्थिति यानी व्यक्ति का स्टेटस, व्यक्ति का स्टेटस। यानी आप ये कह सकते हो कि जो अनेक समूह है और जो समिति और जो संस्था है वह समुदाय का पार्ट है। और जब मैंने कहा कि एक व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्यक्ति की परिस्थिति प्लस में भूमिका, तो वह रिप्रेजेंट होता है सामाजिक संरचना। तो जब व्यक्ति की परिस्थिति, भूमिका, समूह, समुदाय, संस्था और समिति को प्रभावित करने वाले नियमों और मूल्यों को क्रमबद्धता से आप अध्ययन कर रहे हो या क्रमबद्धता की प्रक्रिया का संचालन कर रहे हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे सामाजिक संरचना। अब सामाजिक संरचना का मतलब ही है समाज की इकाई किसे, और जो समाज की इकाइयां हैं वो तुलनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिमानित संबंधों से रिलेट करता है। मैं आपको अब दिखाता हूँ, आप यहाँ पे समझेंगे अच्छे से, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को आप सभी लोग। सामाजिक संरचना में अगर जिक्र किया जाए कि समाजशास्त्र में सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया। बात को ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग।
किस विद्वान ने समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया? तो नाम आप लोग लगाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। स्पष्ट हो रहा है आप सबको? अच्छा, नाम जब हर्बर्ट स्पेंसर का आता है तो ध्यान दीजिए एक चीज यहां पे, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये किताब कहीं कहीं आपको 1885 मिलता है और तो कहीं कहीं आपको 1876 मिलता है। आपको बता दूं 1885 में प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी की पुस्तक जो है देखने को मिली है। एडिशन की जब बात आप करेंगे तो वो अलग अलग वर्ष मिलता है, लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा कि जो प्रथम किताब आई थी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी करके, वो 1885 आप लगाइएगा, 1885 आप लोग ला करिएगा। इससे पहले एक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ फिलोसफी कर किताब लिखा था। मैं नोट कर दूं क्या, ये भी किताब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ किताबें हैं, है ना, तो मैं एक बार सोच रहा हूँ उसको रिलेट करा। तो बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, मैं नोट कर रहा हूँ, एक बार आप इसको देख लीजिए यहाँ स्क्रीन पर। देखिए यहाँ जो किताब है वो उस किताब का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ 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 अ न्यू बुक, ऑफ अ न्यू बुक, सॉरी न्यू सिस्टम करिएगा, न्यू बुक नहीं, न्यू सिस्टम करिए, न्यू सिस्टम ऑफ फिलोसफी। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि समाजशास्त्र के बच्चों में जो है यूजीसी में पूछा गया पेपर में सवाल है। सन 1862 है, 1862 इज़ द राइट आंसर इसका होगा फिर, अगर आपका आता है। हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर ध्यान रखिए। सबसे पहली अगर इनकी कोई किताब रही है, सबसे प्रथम किताब हर्बर्ट स्पेंसर का, तो वो रहा है सोशल स्टैटिस, सोशल स्टैटिस, और ये किताब आई सन 1851 में। सन 1851 में ये एक इम्पॉर्टेंट किताब है, मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखें। हालांकि कई किताबों ने इन्हें जिक्र किया है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे खासकर। चलिए आगे देखते हैं और भी चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद देखेंगे आप, कह रहा है कि लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने संरचना को बहुत स्पष्ट नहीं कर सके, तो सामाजिक संरचना शब्द को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद हुआ, लेकिन लगभग सभी इसी बात से सहमत हैं कि सामाजिक संरचना का जो मतलब है वो सामाजिक निरंतरता और पुनरावृत्ति से। तो देखो अगर सामाजिक संरचना में जब पेपर में सवाल आए उसके आशय से या उसके तात्पर्य से, तो कई पॉइंट बनाए जाएंगे आपको सामाजिक संरचना में। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में एक चीज़ बता दिया था, आपसे ये कहेगा कि भौतिक विश्व जैविक सजीव मानव मन का एक क्रमिक विकास है, ये एक ऑप्शन में आपको मिल सकता है। आपसे मिल सकता है कि समाज का एक ढांचा है, ये मिल सकता है। आपको मिल सकता है एक जैविक क्रमिक विकास का सिद्धांत है, ये ऑप्शन मिल सकता है। ऑप्शन में आपको मिल सकता है सामाजिक निरंतरता और पुनरावृत्ति भी। तो मैं आपसे कहूँ कि सारे ऑप्शन सही थे, परंतु सभी विद्वानों का जो एक मत विचार आ रहा था, एक कॉमन चीज़ जो आ रही थी निकल के, वो यही शब्द निकल के आ रहा था, यही वाक्य निकल के आ रहा था, सामाजिक निरंतरता और पुनरावृत्ति। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे। वास्तविकता है, जिस प्रश्न में वास्तविकता होती है
उसी प्रश्न को एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपसे सब कहूँगा कि इसे आप अवश्य नोट करें और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए, प्रारंभिक रूप से स्ट्रक्चर शब्द जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है भवन की संरचना या बनावट से। 16वीं शताब्दी तक इसका अर्थ बदल गया। इसे किसी वस्तु के विभिन्न घटकों के बीच परस्पर संबंधों के संदर्भ में किया जाने लगा, उसके संबंध में ये किया जाने लगा, और ये सामाजिक संरचना शब्द का यूज होने लगा। सामाजिक संरचना शब्द की अवधारणा समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा माना जाता है। समाज निरंतर गतिमान है, ये समाज को रिलेट किया। बदलते सामाजिक परिवेश में सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था समाज की दो ऐसी इकाइयां हैं जो मानव समाज का आकार देती है और उसकी नींव को मजबूत करती हैं, वही सामाजिक संरचना है। अच्छा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ये बात सत्य भी है। समाज जो है सामाजिक संरचना का, या समाज जो है सामाजिक संरचना का एक निरंतर प्रतिमान है। समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल भी है, जहां डायनेमिक या गत्यात्मक प्रक्रिया संचालित होती है। इस वजह से कहा जा रहा है कि समाज निरंतर गतिमान होता है। निरंतर यानी लगातार सतत तरीके से वो चलता रहता है, उसमें फेर बदलाव परिवर्तन होते रहते हैं। और बदलते सामाजिक परिवेश में, यानी जो समाज के वातावरण है उनमें सामाजिक संरचना सामाजिक व्यवस्था दोनों एक ऐसी इकाई हैं जो मानव समाज को आकार देंगे। सामाजिक व्यवस्था भी बदलते रहते हैं, सामाजिक संरचनाएं भी बदलती रहती हैं समाज में। यही एक स्ट्रक्चर है, यही एक ढांचा है। समझ में आया? फिर आगे बढ़ें, बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1876 तो न्यू सिस्टम है ना, आप उसको पढ़ो पूरा देखो, न्यू सिस्टम है। हाँ, तो वो अलग है, ये अलग, वो अलग है, ये अलग है ना। इस बात को आप खासकर ध्यान रखें। अच्छा, इतनी बात देखो समझ में आ गई। तो एक चीज और समझिए आप लोग, यहाँ पे आपने एक सवाल देखा भी होगा यूजीसी नेट में सुमलित को लेकर, इस प्रश्न में वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक संरचना के सिद्धांत में भी, सामाजिक संरचना का सिद्धांत में सर्वप्रथम किसके आधार पे या किसके द्वारा जो है इसको विकास किया गया या इसका डेवलप हुआ समाजशास्त्रीय अवधारणा में सामाजिक संरचना का, तो मैं आपको बताऊंगा कि सामाजिक डार्विनवाद का जो सिद्धांत था उसी पर यह आधारित था। तो सम्मिलित वाले में डार्विनवाद आया था सामाजिक संरचना को लेकर, हर्बर्ट स्पेंसर नाम नहीं दिया था। और यदि सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत आए और पूछे कि ये दिया किसने, तब नाम आएगा वहां पे स्पेंसर का। तो दोनों बातें ध्यान रखना है आप लोगों को। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ सकें। जैसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। पहला पॉइंट नोट करिएगा आप सभी लोग, ये मैं नोट आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये पहली पॉइंट ये नोट करिएगा कि स्पेंसर का सवाल आ चुका है, इसलिए नोट करवा रहा हूँ। स्पेंसर का सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है, उनका सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत था,
का सिद्धांत। ये तो पहली बात थी। अब मैं आपको दूसरी बात भी नोट करवा देना चाहता हूँ, स्पष्ट करवा दूँ ये भी, बताइए। हाँ, इसे आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात, डार्विनवाद ने अपनी एक बात कही है, या उसके एक मानना या कहना या तात्पर्य अभिप्राय है कि कुछ, ठीक है, कुछ नस्लें और जातीय या जातीयताएं दूसरों से श्रेष्ठ हैं, दूसरों से श्रेष्ठ हैं, है ना, तो उनके जीवित रहने की अधिक संभावना है। तो डैश करके उनके जीवित रहने की अधिक संभावनाएं हैं। अधिक संभावना है। बस इतनी बात आप जरूर ध्यान रखिए। क्लियर हो गया तो एक बार बता दीजिए। देखिए, हर्बर्ट का जो उपागम है, हर्बर्ट स्पेंसर का उपागम, मैं आप सबसे कहूँगा कि पंचपदी के नाम से जाना जाता है ना। आपने शायद सुना भी होगा पंचपदी विधि का नाम, सुना है आप लोगों ने पंचपदी विधि का नाम। मैं अब आपको ये भी लिखवा देना चाहता हूँ। पहले नंबर पर ध्यान रखेंगे प्रस्तावना, नंबर 2 पे आप याद रखेंगे प्रस्तुतिकरण। एक मिनट, मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ आपको, ताकि वो चक्र आप समझ सकें अच्छे से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्रस्तावना, ये नंबर 1 है। उसके बाद प्रस्तावना के बाद उद्देश्य का कथन देखा जाता है, उद्देश्य का कथन देखा जाता है, यानी स्टेटमेंट देखा जाता है। और उद्देश्य कथन के बाद जो दूसरा स्टेप है वो आता है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण दूसरा। और फिर उसके बाद तीसरा स्टेप हमारे सामने देखने को मिलता है कंपेयर, यानी तुलना। और चौथा स्टेप जो आएगा आपका वो आता है व्यवस्था। आप व्यवस्था को नियमीकरण भी कह सकते हो, नियमीकरण भी बोल सकते हो। और उसके बाद आपका आता है पांचवा प्रयोग, और प्रयोग के बाद फिर आपका प्रस्तावना, ये चीज़ें आपका चलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हर्बर्ट स्पेंसर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी के 5 पद हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत ये क्रम है, इस तरीके से चक्र में जो है ये चलता है। ठीक है, हर्बर्ट इस अप्रोच के नाम से इसे जाना जाता है। हर्बर्ट के 3 शिष्य थे और इन 3 शिष्यों ने मिलकर इसको बारे में बातचीत किया है। नंबर 1 जो शिष्य था, जिलर नाम था उसका, जिलर, क्या नाम था उसका, जिलर। और नंबर दूसरा जो था, हर्बर्ट के शिष्य थे। हर्बर्ट अलग हैं, हर्बर्ट स्पेंसर अलग हैं। तो एक हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ पर आप कहूँगा कि स्पेंसर का नाम आप लगाएं। और तीसरा राइन,
ये आप ध्यान रखिए, 3 जो हैं इनके शिष्य थे हर्बर्ट के, और मैं बात कर रहा हूँ हर्बर्ट स्पेंसर, ना कि हर्बर्ट। जी, हर्बर्ट, इनका अगर हम बात करें हर्बर्ट का, तो हर्बर्ट के 3 शिष्य थे। एक का नाम हर्बर्ट स्पेंसर है, एक का नाम है जीलर, और एक का नाम है राइल। एक का नाम है राइल, ठीक है, राइल। अच्छा, ये हर्बर्ट का जो नाम आ रहा है, शिष्य था, हर्बर्ट स्पेंसर का जो शिष्य था, ठीक है, उन्होंने अब उन्हीं के नाम पर अपना नाम रखा था। इनका जो शिष्य है हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, जी जी, उसका भी यही नाम था। लेकिन ऑप्शन में आए तो आप उसे एलिमेंट नहीं करेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर भी का नाम आएगा तो वो भी एक शिष्य था, वो भी नाम आप शामिल करेंगे उसमें। हाँ, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट जी जी, हर्बर्ट स्पेंसर के ही हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर, इसमें आप सोच रहे हैं कौन से हैं, तो हर्बर्ट स्पेंसर जो पहले वाले हैं वो, आप इनको पहला दूसरा आप कर सकते हो। हर्बर्ट स्पेंसर प्रथम, हर्बर्ट स्पेंसर द्वितीय, तो प्रथम वाले का नाम आएगा यहाँ पे, ध्यान रखिए। एक बार स्पष्टीकरण करें तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके, अब देखिए, अच्छा, फिर मैं बात आपसे ये कर रहा हूँ कि सामाजिक संरचना और व्यवस्था को समझे बिना सामाजिक संबंधों की अन्योन्याश्रितता, निकटता, अलगाव, विघटन आदि का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्रीय साहित्य में किया था। किस चीज़ का समाजशास्त्रीय साहित्य में किया था सबसे पहले प्रयोग? सामाजिक संरचना और व्यवस्था को समझे बिना सामाजिक संबंधों की अन्योन्याश्रितता, निकटता, ध्यान सुनिए, एक शब्द अन्योन्याश्रितता, दूसरा शब्द निकटता, तीसरा शब्द अलगाव, चौथा शब्द विघटन आदि का अध्ययन नहीं किया जा सकता। कहाँ नहीं किया जा सकता? समाजशास्त्र में या सामाजिक संरचना में। ये बात भी आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है। बिल्कुल बोलेंगे मैम। पहली बात सामाजिक संरचना, और दूसरी बात सामाजिक व्यवस्था को समझे बिना आप किसी सामाजिक संबंधों को, एक दूसरे पे आश्रित हैं या अनोन्श्रित हैं ये नहीं कह सकते, या निर्भर है। समाज जो है व्यक्ति पर निर्भर है, समाज जो है किस पुस्तक पर निर्भर है, या किसी चीज़ पर आप नहीं कह सकते हैं ये बात। व्यक्ति जो है इस पर निर्भर, आप ये नहीं कह सकते हो जब तक आप सामाजिक संरचना और व्यवस्था को अच्छे से समझ नहीं सकते, या आप किसी निकटता को या संबंध को आप दर्शा नहीं सकते, किसी का अलगाव अगर है उसको नहीं दर्शा सकते हैं, कोई चीज़ विघटित हुई हो या बिछड़ा हुआ है या अलगाव का ही पार्ट है तो आप उसका भी आप अध्ययन नहीं कर सकते। बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप निकटता को समझना है, विघटन को समझना है, अनुसृत को समझना है, तो सामाजिक व्यवस्था को समझना होगा, सामाजिक संरचना को समझना होगा, है कि नहीं? ये जरूरी है। हाँ जी, अनुसूचितता का तात्पर्य होता है मैम कि व्यक्ति और समाज कहीं दोनों एक दूसरे पे निर्भर तो नहीं है या आश्रित तो नहीं है। मतलब व्यक्ति जो है समाज पर आश्रित है, समाज व्यक्ति पर आश्रित है, मैं आप पर आश्रित हूँ, आप मुझ पर आश्रित हो। ऐसे शब्दों को रिप्रेजेंट होता है, अनुसूचितता जैसे शब्द को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ होता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए अर्थ कह रहा है कि सामाजिक संरचना किसी भी संग्रह का वह भाग है जिसकी विभिन्न इकाइयां व्यवस्थित होकर उस समग्र का एक आकार देती है। उदाहरण के तौर पे एक घर की संरचना में ईंट है ना, मोटार, चूना, पत्थर आदि इकाइयों का परस्पर समावेश होता है।
और समावेश और व्यवस्थित व्यवस्थाएं ही सामाजिक संरचना कहलाती है। तो अगर पेपर में सामाजिक संरचना का अर्थ के संबंध में सवाल करे और एग्जाम्पल दे रहा हो, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर ये तथ्य भी आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर एक मकान में सीमेंट, आपने नाम सुना होगा, रेत का नाम सुना होगा, बदरपुर का, बदर बोलते हैं उसको, है ना, बालू को, ठीक है, चूना हो गया, पत्थर हो गया, इत्यादि चीज़ें आप समझ सकते हैं, जो भी चीज़ें इसमें शामिल हो रही हैं, ठीक है, ईंट, चूना, सीमेंट, तो वो एक मकान का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक तथ्यों के कुल योग से ही, सामाजिक तथ्यों के कुल योग से ही सामाजिक संरचना होती है। और अगर ये बात कहे कि किसने कहा है कि सामाजिक तथ्यों के कुल योग से सामाजिक संरचना होती है, क्योंकि तथ्य क्या हुए, ईंट, चूना, पत्थर, ये तथ्य बने एक प्रकार से, और सामाजिक संरचना क्या हुआ, मकान। तो ये बात इस्माइल दुर्खिम ने कहा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। दुर्खिम ने क्या बोला है, सामाजिक तथ्यों, अच्छा, सामाजिक तथ्यों की अवधारणा किसने दिया है, दुर्खिम ने, बिल्कुल। सामाजिक तथ्यों की कुल योग को हम क्या बोलेंगे, सामाजिक संरचना। यही चीज आपको ध्यान रखनी है, यही तथ्य आपको ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं कुछ विद्वानों की परिभाषा। जैसे कि आप एक विद्वान का नाम देख ही रहे हैं, कार्ल मैनहीम का नाम, हालांकि कई विद्वान हैं। कार्ल मानहीम की बात अगर हम लोग करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी, सही बात। देखिए सर, अगर मैं आपसे बात करूं कार्ल मानहीम के बारे में, हीम के बारे में, इनका कहने का जो भाव है इनकी परिभाषा में, कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का एक जाल है। बात ठीक है, जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है, वही सामाजिक संरचना होती है। मैं कहूँगा कि आप एक लाइन में याद रखें कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया में निहित सामाजिक शक्तियों का जाल है। बात खत्म, सामाजिक शक्तियों का जाल है। और समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो मैकाइवर पेज का नाम आएगा, कहीं कार्ल मानहीन का नाम मत लगा दीजिएगा। यहाँ आपको अंतर जो रिप्रेजेंट करेगा, सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया की बात करेगा। परस्पर, परस्पर परस्पर का भाव समझते हैं आप लोग, क्या बताता है परस्पर का भाव, क्या है, आपस में, एक साथ मिलकर के, बिल्कुल सही जवाब, सही तथ्य आया। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह के बीच आदान प्रदान या संतुलन जैसे विचारों को, पारस्परिक या सहमति जैसे शब्दों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वही तथ्य एक सामाजिक शक्तियों का जाल बन के आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। उसके बाद देखें, एक विद्वान का नाम है गिन्सबर्ग, कहना है कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन की प्रमुख स्वरूप अर्थात समूह, समिति, संस्थाओं के प्रकार एवं इन सब के संकुल जिनसे कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित है। देखिए, सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन की प्रमुख स्वरूप समूह, समिति तथा संस्थान के प्रकार और उनकी संपूर्ण जटिलता जिनसे कि समाज का निर्माण होता है, उससे संबंधित होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि सामाजिक संगठन के प्रमुख जो स्वरूप हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, जो समिति, जो संस्था हैं, उनके प्रकारों का ना आप निर्माण कर रहे होते हैं, तो ऐसे शब्द में समाज का निर्माण हो रहा है, वो होता है।
तो परिभाषा अगर केवल प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो या तो एक काल मानहीन से पूछा जाएगा या तो एक परिभाषा बनेगी टालकाट पार्सन्स, और पार्सन्स की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका नाम प्रकार में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। पार्सन्स कहता है कि सामाजिक संरचना परस्पर, या आप ये कह लीजिए कि अंतर संबंधित समस्या या परस्पर संबंधी संस्था, बात दोनों एक ही। एक मिनट, ओके ओके, आवाज ब्रेक हो गई थी। संरचना में पार्सन्स महोदय हैं, इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि इन्होंने प्रकार के बारे में जिक्र किया। सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित समस्या हो या संस्था हो, बात एक ही है। और एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों की बात करें, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमान तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद और कार्य में विशिष्ट जो क्रमबद्धता होगा उसी को हम लोग सामाजिक संरचना कहेंगे, है ना, सामाजिक संरचना कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सामाजिक संरचना अंतः संबंधित समस्या, एजेंसियां और सामाजिक प्रतिमान के साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा प्राप्त स्थितियों और भूमिकाओं की विशेष व्यवस्था को हम कहते हैं सामाजिक संरचना। बस इतनी बात आप ध्यान रखें। लिखा परिभाषा यही है सर, मैंने केवल इसी का अर्थ बताया आपको। परिभाषा यही है जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी बच्चों को? हाँ, बस यही यही परिभाषा है, केवल मैंने इसका परिभाषा का मैंने अर्थ बताया, बस इस लाइन का अर्थ बताया। ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं सामाजिक संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की क्रमबद्धता है। इतनी इंपॉर्टेंट पर्सन ये नहीं है रेडक्लिफ ब्राउन, बट आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। अब देखिए थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में आपको एक चीज बता दूं। देखिए मैं बात करने चल रहा हूँ अब सामाजिक संरचना की विशेषता। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सामाजिक संरचना की विशेषता क्या हो सकती है? सामाजिक संरचना की विशेषता जो होती है ना, वो एक अमूर्त होती है, दिखती नहीं है, वो अस्पर्श घटनाएं वस्तु है। हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते, उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम देख नहीं सकते हैं। अदृश्यात्मक प्रक्रिया है सामाजिक संरचना। क्या आपको लगता है कि जो समाज की संरचना है आप उसे देख पाओगे? क्या उसकी जो घटनाएं हैं, क्या उसकी घटनाओं का स्पर्श कर पाएंगे? क्यों क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण ये है कि ये बात साफ शब्दों में कहता है कि सामाजिक संरचना का जो संबंध है वो सामाजिक गठन के कार्यों से है, अर्थात समूह, संस्था, समिति के प्रकार जो स्वरूप उसका निर्माण कर रहा है, जो जहाँ पे जो उसके दृष्टिकोण है उसका निर्माण हो रहा है, जहाँ अंतर संबंधित समस्या है, एजेंसियां हैं, प्रतिमान हैं, प्रत्येक सदस्य का परिस्थिति स्टेटस है, उसकी भूमिका है, उसकी एक विशेष व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को तो हम सामाजिक संरचना कहते हैं। तो मैं ये बात कह सकता हूँ संरचनाएं कभी आप देख नहीं सकते। आप ये ना समझे कि भाई मकान है, बन रहा है, वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ये नाम दें कि एक प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। देखिए आगे बात क्या बोल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे समझ में आएगा। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। अमूर्त का अर्थ क्या है? जो मूर्त या जो साकार ना हो, निराकार, देह रहित, निर्वयन, अप्रत्यक्ष हो। सामाजिक संबंधों का आधार सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक प्रतिमान तय करते हैं जो कि अमूर्त होते हैं। और ये बात सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं किया सत्य है। एक तो ये विशेषता होगी। दूसरी विशेषता कि सामाजिक संरचना अनेक उपसंरचनाओं से मिलकर बनती है। बात तो ठीक है, जैसे कि परिवार, नातेदार, संस्था, समिति, समूह आदि। इस प्रकार के अनेक उप संरचनाएं मिलकर सामाजिक संरचना का स्वरूप तय करती हैं। सामाजिक संरचना से हमें समाज के बाहरी स्वरूप का ज्ञान होता है। संरचना की इकाइयां परस्पर संबंधित होकर एक ढांचे का निर्माण करती हैं।
जिससे हमें संरचना के स्वरूप को बोध होता है, या सामाजिक संरचना का स्वरूप का बोध होता है। जैसा कि सामाजिक संरचना के अर्थ में देखा जाए तो ऊपर कहा गया है कि सामाजिक संरचना इकाइयों की क्रमबद्धता होती है। संरचना इकाइयों का महज संयोज नहीं बल्कि एक विशिष्ट क्रम संरचना का स्वरूप निर्धारित करता है, और इसी क्रम के अभाव में संरचना कायम नहीं रह सकती है। सामाजिक संरचना में विभिन्न इकाइयां, पद, स्थान निर्धारित होते हैं जिसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। समाज की जो जितनी भी इकाइयां हैं वे अपना अपना पूर्व निर्धारित कार्य करती हैं। बात ठीक है? ये मतलब एक प्रकार से सारे जो तत्व हैं ये समाहित है इसमें, सारे एलिमेंट जो हैं इसमें समाहित है। अंग की अपनी एक संरचना होती है। जो जीवित संरचनाएं होती हैं वो समय के साथ साथ परिवर्तित भी होती है। ये बात भी सही है। आगे बात करते हैं। छठे नंबर पर कहता है प्रत्येक समाज की संस्कृति भिन्न भिन्न होती है, अतः संस्कृति द्वारा निर्धारित प्रतिमानों में भिन्नता होने के कारण संरचनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, और सामाजिक संरचना की प्रकृति उसके अंगों पर निर्भर करती है, और अंगों का जो स्वरूप होगा हर समाज में अगल होता है। अंगल का मतलब समझते हैं क्या होता है? समाज में अगल होता है। अगल, अगल, अलग नहीं, यहाँ अगल जो अंगों का स्वरूप हर समाज में अलग होता है। अलग होने के तात्पर्य तो बात सत्य है, लेकिन यहाँ अलग नहीं, अगल लिखा हुआ है शुद्ध हिंदी पहले का। जो अंगों का स्वरूप है हर समाज में पहले से निर्धारित है, पुराने जमाने या प्राचीन समय से रिप्रेजेंट है ना। तो इस शब्द को प्राचीन चीज़ों से रिलेट कराया गया है, इसीलिए सामाजिक संरचना में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग भी होता है, ये भी सत्य है, और प्राचीन है, ये भी सत्य है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। प्रत्येक समाज की संस्कृति जो होती है स्थानीय परिवेश में अनुकूलन के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। और सामाजिक संरचना की एक विशेषता यह भी है कि अपेक्षाकृत अस्थायी होती है। सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण पक्ष है। समाज में सहयोग, व्यवस्थापन, अनुकूलन, सात्वीकरण, प्रतिस्पर्धा जैसे अनेक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, और सामाजिक संरचना इन्हीं प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है। सामाजिक संरचना के भाग जो है व्यक्ति समूह और सामाजिक संबंध संस्थाएं क्रमशः मूर्त अमूर्त होते हैं। भाग परिवर्तनशील भी होता है, तो कहीं कहीं मूर्त और अमूर्त जैसी घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। परंतु मैं आपसे कहूँ कि अगर सामाजिक संरचना पूछे मूर्त है अमूर्त है तो आप अमूर्त लगाए, क्योंकि कई किताबों में चीज़ें मिलेगी। और जब आपसे पूछे सामाजिक संरचना का भाग में सामाजिक संबंध और संस्थाएं क्रमशः किस रूप में हैं, तो सामाजिक संबंध जो है मूर्त है और संस्थाएं अमूर्त हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। किंतु सामाजिक संबंध जो है वो मूर्त होते हैं। सामाजिक संबंध कहने मतलब रिलेशन, सामाजिक संबंध मूर्त होता है। इस बात से क्या आप लोग सहमत हैं? और नहीं सहमत है मैं अभी स्पष्टीकरण करता हूँ। ओके, देखिए मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे सामाजिक संबंधों का कोई एक भौतिक स्ट्रक्चर होने के नाते, कोई एक भौतिक स्ट्रक्चर मतलब हम जैसे जब संबंधों को रिलेट कराते हैं, जब हम सामाजिक संबंधों के एक जाल के नाम से ही जानते हैं, तो हम ऐसी प्रक्रियाओं में अप्रत्यक्ष रूप से रखते हैं। और अप्रत्यक्ष वाली प्रक्रियाएं मूर्त होती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष वाली प्रक्रिया अमूर्त होंगी। प्रत्यक्ष वाली प्रक्रिया कैसे? जब समाज का कोई प्रत्यक्ष स्थूल वस्तु नहीं होगा तो संबंधों का हम अनुभव कर सकते हैं, परंतु उसे हम देख नहीं सकते हैं। अनुभव के नाते इसे मूर्त बताया गया। चूंकि संबंध अमूर्त हैं, अंतः समाज जो है अमूर्त है, अंतः समाज जो है अमूर्त है, परंतु हम उसे अनुभव के प्रक्रिया में हम जब देखते हैं तो सामाजिक संबंध क्या बनेगा? मूर्त बनेगा। और समाज क्या है? अमूर्त है, समाज अमूर्त है।
हाँ, इसको तब हम मूर्त बताएंगे, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि सामाजिक संरचना के भाग व्यक्ति समूह और सामाजिक संबंध एवं सामाजिक संस्थाएं क्रमशः, क्रमशः का मतलब मूर्त और अमूर्त है। तो क्रमशः का मतलब पहले शब्द को रिलेट किया सामाजिक संबंध को, अमूर्त को रिलेट करा संस्था को। और भाग परिवर्तनशील होते हैं, किंतु सामाजिक संरचनाएं अमूर्त और तुलनात्मक रूप से आप परिवर्तनशील होती हैं। सामाजिक संरचनाएं परिवर्तित होता है, किंतु सामान्यतः भागों में परिवर्तन की तुलना में संरचना के परिवर्तन जो है कम होता है। और सामाजिक संरचना समाज में समूह संस्था का विन्यास को प्रकट करती है। विन्यास का भाव आप जानते हैं क्या होता है? विन्यास का तात्पर्य है, वो एक प्रकार से आप सभी को ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि जो चीज़ कहीं स्थापित करना है, जमा कर रखना है, सजाने संवारने की बात करनी है, ठीक स्थान पर रखने का ठीक क्रम से लगाने की क्रिया का जो भाव है वही विन्यास है। तो संस्थाओं के विन्यास को प्रकट करता है, क्योंकि ठीक तरीके से वो किसी चीज़ को लगाता है, क्रिया को लगाता है, भाव को लगाता है, ना कि उसके प्रकारों से रिलेट कराता है, ना कि उसके प्रकारों से रिलेट कराता है। सामाजिक संरचना का निर्माण में सामाजिक परिस्थितियां और सामाजिक आवश्यकताओं की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और यही कारण है कि सामाजिक संरचना अनुकूल करने की क्षमता भी होती है। सामाजिक संरचना का निर्माण सदस्यों और उत्तरदायित्व की भावना से होता है, जबकि समाज का संरचना का निर्माण अनेक सदस्यों के अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था से होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। उसके बाद आता है सामाजिक संरचना के स्तर। देखिए, सामाजिक संरचना के स्तर दो हैं, और ये दो स्तर बताए हैं जॉनसन ने। एक तो प्रकारात्मक उप प्रणाली बताया है, दूसरा संरचनात्मक उप प्रणाली बताया है। ये दो टाइप है, बात को समझिएगा। अब प्रकारात्मक उप प्रणाली क्या होती है, फंक्शनल सब सिस्टम होता क्या है? प्रत्येक समाज को अपने अस्तित्व के लिए समस्याओं का निवारण और आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए या पूर्ति करनी होती है। अच्छा, ये बात भी आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं कि प्रत्येक समाज को, हर समाज को अपने अस्तित्व के लिए समस्याओं का निवारण और आवश्यकता की पूर्ति तो करनी ही चाहिए, ये बात सत्य है। और वे हैं प्रतिमान को बनाए रखने और तनाव को दूर करना, अनुकूलन, उद्देश्य प्राप्ति, एकीकरण जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। उद्देश्य प्राप्ति, अनुकूलन, प्रतिमानों को बनाए रखने के तनाव को दूर करना, ये जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं प्रकारात्मक उप प्रणाली को रिलेट करता है। ऐसा ना होने पर वह समाज अपना अस्तित्व और विशिष्ट स्वरूप जो है खो देता है, और इनमें से प्रत्येक समस्या के लिए प्रकारात्मक उप प्रणाली होगी। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था वह प्रकारात्मक उप प्रणाली है जो समाज के अनुकूलन से संबंधित है। अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करती है और समूह एवं समितियां आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, है ना। परिवार रूपी प्रकारात्मक उप प्रणाली समाज में समाजीकरण के द्वारा दिन प्रतिदिन के तनावों को दूर करना और सामाजिक प्रतिमानों को बनाए रखने का कार्य करना। शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक समूह, मनोरंजन का समूह, अस्पताल, अन्य स्वास्थ्य संगठन भी समाज के प्रतिमानों को या तनावों को दूर करने और प्रतिमानों को बनाए रखने के योग से बेसिकली प्रकारात्मक उप प्रणाली का हम प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल शब्द है प्रकारात्मक उप प्रणाली, और प्रकारात्मक उप प्रणाली को आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रकारात्मक जो शब्द है वो समाज के सभी पहलू, संस्था हो, भूमिका हो, मानदंड हो आदि एक उद्देश्य की पूर्ति करता है, और एक उद्देश्य की पूर्ति प्रकारात्मक करता है। और जो प्रकारात्मक है वो प्रकारवाद का ही पार्ट है। अंतः क्रिया को पहचानने का प्रयत्न कौन करेगा? प्रकारात्मकवाद करेगा। अगर आपसे पूछे कि प्रकारवाद के जनक कौन हैं, तो विलियम जेम्स का नाम लगाइएगा।
विलियम जेम्स का। जी जी, जनक। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं सर? जी जी जी, जॉन जेम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक शब्द हमारे सामने आता है। अच्छा, ये देखो वही है, प्रकारवाद के संबंध में ये सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे लिखी गई है, मेंशन किया गया है। दूसरी बात करते हैं संरचना, जो हमारे सामने शब्द रिलेट होता है, संरचनात्मक उपप्रणाली। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं आप सबसे कहूँगा कि समाज की प्रकारात्मक उपप्रणाली अमूर्त होती है, जबकि संरचनात्मक प्रणालियाँ जो होती हैं, उपप्रणालियाँ, वो मूर्त होती हैं, जो समूहों से बनी होती हैं। जैसे नातेदारी हो गई, अभी मैंने समझाया भी, तंत्र हो गया, परिवारों हो गए, गोत्र हो गया, वंश समूह हो गया, इनसे बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चर्च हो गया, शिक्षा हो गया, प्रणाली आदि की संरचनात्मक प्रणालियाँ जो है मूर्त और वास्तविक रूप से होती है। तो जहाँ आपको वास्तविकता दिखाई दे, अमूर्त जैसी शब्द दिखाई दे, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप उप प्रणालियों का ही आप चुनाव करें, क्योंकि वही आपका फिर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। इतनी बात स्पष्ट होगी तो मैं आगे बढ़ूँगा और आगे बात करेंगे सामाजिक संरचना के प्रकार पर। सामाजिक संरचना के प्रकार को बताने से पहले मैं एक और पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूँगा और उसके बाद मैं इन पर चर्चा आप लोगों से करूँगा। देखिए, स्पेंसर ने जब सामाजिक संरचना के बारे में बात किया था, तो उसने सामाजिक उद्विकास के बारे में जिक्र करने के लिए डार्विन का सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और डार्विन का जो सिद्धांत रहा, वो ये बताता था कि व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है और समाज की संस्थाओं के साथ अनुकूलित नहीं हो पा रहा है, नष्ट हो जाता है। तो सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया में नियमों द्वारा संचालित अगर आप कोई काम करेंगे ना, तो व्यक्ति नियमित रूप से समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको सरल से जटिल वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा परिवर्तन के लिए, समरूपता से विषमरूपता को अपनाना पड़ेगा, असंबद्धता से संबद्धता की ओर प्रक्रिया को संचालित करनी पड़ेगी, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा। ये चार उद्विकास समाज की अवस्थाएं हैं जो यहाँ पर आपको मैंने दर्शाया है। तो किस दिशा में? परिवर्तन की दिशा में। नाम, सरल से जटिल, दूसरा समरूपता से विषमरूपता, तीसरा असंबद्धता। असंबद्धता से संबद्धता की। ठीक है, चार। चौथा क्या बताया था आपको? हाँ, अनिश्चितता से है निश्चितता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। ये चार है। देखो, सरल समाज का नाम जानते हो आप लोग?
नहीं, देखो सरल समाज अलग है। सरल समाज एक प्रकार से व्यक्ति और समूह के बीच में जब संबद्धता नहीं होगी, जब व्यक्तियों के बीच उच्चता और निम्नता का कोई भेद नहीं होगा, तो सामाजिक संरचना बहुत सरल रहेगी। ये बात ध्यान रखिए। मिश्रित समाज एक होता है, और यह समाज जो है सरल समाज की अपेक्षा संगठित होता है। व्यक्ति एक दूसरे से अधिक संबद्ध होने लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं कंपाउंड सोसाइटी। एक होता है डबल कंपाउंड जो है सोसाइटी, जहाँ गोत्र के समुदाय एक जनजाति के लिए स्थापित किए हैं। जहाँ आपने भी आदिवासी को रिलेट करा, इन शब्दों को जोड़ दिया जाएगा। एक तिहरा मिश्रित समाज होता है। तिहरा का नाम सुने हो? तिहरा मिश्रित समाज क्या होता है? एक देखो सरल समाज हो गया, आपको क्लियर हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया मिश्रित समाज, ये क्लियर हो गया। तीसरा मैंने क्या बताया आपको? दोहरा मिश्रित समाज, ये क्लियर हो गया। और चौथा अभी अभी आपने देखा तिहरा मिश्रित समाज। ये चार, ठीक है। अगर मान लो समाज में अनेक जनजातियां हैं, आपस में समन्वित होकर एक राष्ट्र और राज्य का निर्माण करेंगी, तो इस समाज के जो संस्थाएं हैं वो पहले से समाज से अधिक जटिल हो जाएंगी। तो इसके अंतर्गत राजनीतिक नेता हो गया, दल हो गया, परिषद हो गया, स्थानीय क्षेत्र होंगे, ये सब संगठित स्थापित हो जाते हैं। अनेक साधन उपलब्ध हो जाते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, है ना, सेल फोन, यातायात के साधन जैसे बस, ट्रेन, है ना, समाज के लिए लगभग वर्तमान समाज को ये रिप्रेजेंट भी करता है। तो मैं आपसे कहूँगा तीसरा मिश्रित समाज है आज का समाज। आप ये कह सकते हो, आज का समाज तीसरा मिश्रित समाज है। हाँ, बिल्कुल बताते हैं, बता रहा हूँ। तीसरा जो समाज होता है ना, वो एक राष्ट्र का निर्माण करता है। हाँ, उसमें अगर हम बात करें, साधनों की बात होती है, अनेक साधनों की बात होती है तिहरा समाज में। टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, यानी सोशल मीडिया, यातायात के लिए बस, ट्रेन, मेट्रो। समाज लगभग जो है इस तरीके की जो बात कर रहा हूँ मैं, ये आज वर्तमान के समाज की बात कर रहा हूँ। और आज वर्तमान का जो समाज है वो तिहरा मिश्रित समाज है। तिहरा मिश्रित समाज है। समझ में आ गया? हाँ, जी 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 जी। ये सारा शब्द हर्बर्ट स्पेंसर का है। ये उसके उद्विकास के सिद्धांत हैं, हर्बर्ट स्पेंसर का। सामाजिक वही चल रहा है अभी आपका। अभी आप यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको आगे लेके आ रहा हूँ इस वाले पे। दोहरा और मिश्रित जो समाज है, ये भी एक प्रकार से उसके जो है उद्विकास के ही सिद्धांत है। सामाजिक संरचना के अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो उसी के एक टाइप, और आप ये कह सकते हो उसके विकास, उद्विकास का ही पार्ट। इस चीज़ को आप ध्यान रखें जरूर। यहाँ पर आइए सीधा जी। प्रकार पे ही तो आ रहा हूँ, अब प्रकार पे ही तो आ रहा हूँ सर। अब प्रकार पे आ रहा हूँ। देखिए, डॉक्टर DS बघेल की पुस्तक के अनुसार अगर मैं बात करूं, तो टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों में विभाजित किया। ये बघेल की किताब में कहा गया कि टालकाट पार्सन्स ने इस तरीके से बात कही है अपने प्रकारों पर। तो इसने कहा कि भाई कि प्रत्येक समाज में मूल्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मूल्य ही समाज की संरचना निर्धारित करते हैं। तो चार टाइप के बना। कहा कि एक होगा सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, एक होगा विशिष्ट सामाजिक मूल्य, एक होगा अर्जित और एक होगा प्रदत्त।
ये 4 टाइप के डिफाइन किए गए। जो सार्वभौमिक था, यहाँ पर आप देखिए, जो सार्वभौमिक अर्जित संरचना थी, वो सामाजिक मूल्य ऐसे होते थे जो सार्वभौमिक होते थे, और वे मूल्य सभी काल, वर्तमान, भूत, भविष्य और समाज के समान रूप से पाए जाते हैं, और ये सभी व्यक्तियों और सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। कुशलता, क्षमता, बुद्धिमत्ता, सार्वभौमिकता के गुण इस पे लागू होता है, मतलब एक समान चीज़ें हैं जिस पे सभी पर लागू होता है। लेकिन दूसरा जो है कुछ क्राइटेरिया बताएगा। पार्सन्स ने कहा कि दूसरे प्रकार का जो सामाजिक संरचना है, जिसका निर्धारण सार्वभौमिक और प्रदत्त सामाजिक मूल्यों के आधार पर होगा, मतलब सार्वभौमिक पे और प्रदत्त पर आधारित होगा, और इस प्रकार के संरचना को आदर्शात्मक कहेंगे। यद्यपि इसका संबंध वर्तमान सामाजिक व्यवस्था अपेक्षा भूतकाल में जो सामाजिक व्यवस्था उसमें होता है। ये इस प्रकार की सामाजिक संरचना आदर्शों को अत्यधिक महत्व देती है, आइडियल का। ये दूसरा है। अच्छा देखिए, प्रकार पूछे गए हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक होता है विशिष्ट अर्जित संरचना, इसके 2 भाग हैं। एक है विशिष्ट सामाजिक मूल्य, एक है अर्जित। जहाँ इस प्रकार के सामाजिक संरचनाएं पाई जाती हैं, वहाँ पारलौकिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। और पार्सन्स ने प्राचीन सामाजिक संरचना को अंतर्गत देखा जाए। पार्सन्स का विचार है कि जहाँ भी इस प्रकार की सामाजिक संरचना पाई जाएगी, वहाँ गांव, वंश परंपरा, परिवार आदि का महत्व होगा, जहाँ विशिष्ट अर्जित वाला देखा जाएगा। तो ये विशिष्ट अर्जित संरचना था, लेकिन एक विशिष्ट अर्जित के बाद एक विशिष्ट प्रदत्त संरचना होगी, और विशिष्ट प्रदत्त संरचना चौथा और अंतिम प्रकार का है ये, और ये बेसिकली मूल्यों से संबंधित है ना, मूल्यों से संबंधित है। एक मिनट, ये कट गया थोड़ा सा। और वह सामाजिक संरचना जहाँ, अगर हम बात करें, जहाँ रक्त संबंध और स्थानीय समुदाय का सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार सामाजिक संरचना में व्यक्तिगत गुणों को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत गुणों को महत्व प्रदान करने के लिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, और व्यक्तिगत गुणों को महत्व प्रदान करने के कारण समाज की अपेक्षा व्यक्तिवाद की प्राथमिकता का प्रदान करती है। तो प्राथमिकता वगैरह के बारे में यहाँ पे जिक्र करती है। तो इस तरीके से ये आपकी जो है सामाजिक संरचना का पार्ट जो है समाप्त होता है। अब यहीं आगे हम लोग बातचीत करेंगे सामाजिक संस्था के बारे में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अभी हम लोग फिर बात करेंगे 8:30 पे, आधे घंटे बाद। देखते हैं, नहीं ये क्लास नहीं चलेगी 8:30 पर। 8:30 पे या तो क्वेश्चन होगा या तो एक टॉपिक लेंगे कोई। हाँ पूछिए, बताइए, डाउट पूछिए। अच्छा, एक मिनट, कौन से ग्रुप में हो आप? ओके। प्रज्ञा, प्रज्ञा, अच्छा अच्छा, प्रज्ञा, अच्छा ये अनामिका हो, अनामिका तुम्हारी एक वो है ना फ्रेंड, क्या नाम उसका, दिव्या, क्लास शायद ज्वाइन नहीं करी भाई आजकल। उनसे बोलो क्लास को ज्वाइन करे, ठीक है। अगर अनामिका हो तो सुन रही हो मेरी बात? जब ये सिद्धांत आया था तो उसने आदत के निर्माण पर बल दिया था। कोई चीज़, जैसे अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई चीज़ अगर हैबिट बन जाए, जैसे कोई नशीली पदार्थ लेता है, बार बार द्रव्य पदार्थ लेता है, शराब वगैरह पीता है, और उसके घर वाले, उसके वाइफ बहुत परेशान है, पेरेंट्स वगैरह, तो आप एक मेडिकल सोशल वर्कर के नाते आपको इस थ्योरी को वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और ये थ्योरी कैसे लगेगी, आपको बता दूं कि इस थ्योरी में इवान पेट्रिक पावलोव ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट किया था किसी भोजन को देकर। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप किसी को अचानक मत छुड़वा दीजिएगा शराब छोड़ना, कि छोड़ दो अब तो, कसम खा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको धीरे धीरे देते रहना, बीच बीच में बंद कर देना। जैसे ऐसे इवान पेट्रिक पावलोव ने क्या किया था, कुत्ते के साथ किया था। भोजन देते रहा, फिर दूसरी बार उसने घंटी ही नहीं बजाई, भोजन ही नहीं दिया, फिर लार आ गई थी, ठीक है। तो आप इसी तरीके की प्रतिक्रियाओं को करते रहे। आप अचानक किसी चीज़ को कहोगे बंद करने, कोई बंद कर सकता है? बताइए आप ही।
नहीं करेगा वो। आप उठा के देख लीजिए ना। हाँ, कसम खा तो लेंगे। हाँ भाई, अपने बच्चों की कसम खा लेंगे, बीवी का कसम खा लेंगे भाई, ये कलेश की वजह से। कसम खाने के बाद फिर उसके बाद देखना आप लोग नहीं रहोगे, पीठ के पीछे करना शुरू कर देंगे वो, है ना। तो कहने का मतलब ये कि इवन पैट्रिक की थ्योरी का फॉलो करोगे तो आप जाहिर सी बात है सफलता मिलेगी 110% में। दूसरी बात आपने जो पूछा यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को लेकर, ये बीएफ स्किनर की थ्योरी है मैम। ये बेसिकली व्यवहार को बदलने की बात करता है बीएफ स्किनर का। ये बिहेवियर पे आधारित है। ये बेसिकली कोई काम अगर आप कर रहे हो तो आप उसको मोटिवेट भी करो, उसको पुनर्बलन भी दो। सन 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था बीएफ स्किनर ने, ठीक है। और उसमें स्किनर की जगह इन्होंने व्यवहार पर बात किया था। और इसने जो है एक चूहे पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। तो उसमें जो है लीवर था, है ना, कि भाई जाते ही जैसे लीवर दबता था ओपन हो जाता था, फिर वो जाके खा लेता था तो वो मोटिवेट हो जाता था, है ना। तो जैसे कि अगर कोई चीज़ आप बच्चों को सिखा रहे हो या कोई चीज़ आप उसको बदलाव लाना चाहते हो तो आप वहाँ पे रिवॉर्ड भी रखो। अगर कोई जैसे सफल वाला काम किया, अच्छा काम कर लिया, तो उसको मोटिवेट कर दो, या कोई रिवॉर्ड दे दो, या कोई उसे प्राइज़ दे दो, ताकि वो कार्यों में और वृद्धि करने लगे। तो ये कार्यों में इम्प्रूव करने को लेकर था मैं, ठीक है, ये कार्यों को इम्प्रूव करने को लेकर था। और अनुबंधन के सिद्धांत में ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है। ये चूहे पर और एक कबूतर पे भी किया था मैंने, कबूतर वाला शायद आपको बताया है ना, कबूतर पे भी किया था और इस पे भी किया था, याद नहीं आ रहा होगा शायद आप लोगों को। देखो कितने महान व्यक्तित्व वाले पर्सन हैं आप लोग। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी देखो आपने एक और मैडम यहाँ पे लिखा कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। बेसिकली जो मैम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत था वो ईएल थॉर्नडाइक का था। थॉर्नडाइक एक ऐसा विद्वान था जिसने कहा कि भाई गलतियों से बार बार सीखता है। अब मान लो कोई बच्चा गलती करे, जैसे आप ही लोग मान लीजिए यूजीसी नेट नहीं हो पाया, किसी का 2 नंबर से रह गया, किसी का 4 नंबर से जीआरएफ रह गया, नेट रह गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप होपलेस हो जाओ और सब कुछ छोड़ दो। इसका मतलब ये होता है कि प्रयत्न और भूल से इंसान सीखता है। अब टीचर हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भगा दोगे, क्लास से बाहर करो, हैं आपको कुछ आता नहीं, 10 बार बता चुका हूँ। अरे भाई कोई बात नहीं, 10 बार बता चुके हो तो वो बच्चा सीख ही तो रहा है अभी। तो कहने का मतलब है कि बार बार गलतियाँ अगर कोई बच्चा करेगा तो सीखेगा, वो त्रुटि करेगा तो सीखेगा, शायद दोबारा वो गलती नहीं करेगा, वो शायद दोबारा वो गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो इसने जो है बेसिकली बिल्ली पर किया था, एक भूखी बिल्ली पर किया था इसने एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इसके एक्सपेरिमेंट में यही था कि समस्या का समाधान करना है, सभी वर्गों को बढ़ावा देना है, ठीक है। और चिंतन शक्ति का विकास करना है, ठीक है। अभ्यास पर बल देना है, प्रैक्टिस पर, मैथ वगैरह करना है, अगर आपको सिखाना है तो प्रैक्टिस करो, यही बोलते हो ना आप लोग, प्रैक्टिस करो। मैं भी यही कहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन करते हो तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें सुधरती हैं, गलतियाँ प्रयत्न वगैरह से करने से गलतियाँ सुधरती हैं, ठीक है। उसे ट्रायल एंड एरर, ईएल थॉर्नडाइक का नाम आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, और भी कोई किसी को डाउट है कोई? जी पूछें, आवाज़ आपका स्पष्टीकरण है मेरे पास, बताइए। देखिए डार्विनवाद जो है समाज की एक संरचनाओं को रिलेट कराया गया है। डार्विनवाद का जो अर्थ बताया गया है ना, डार्विनवाद का अर्थ, आवाज़ स्पष्ट है, कोई बैकग्राउंड आवाज़ तो नहीं है आपके पास? बैकग्राउंड आवाज़ नहीं है ना? सही है ना? देखो डार्विनवाद जो है ना बेसिकली समाज में शक्ति शक्तिशाली लोगों का प्रभाव, धन बिना रोक टोक बढ़ते रहना चाहिए, निर्बलों को बेसिकली अगर हम बात करें तो उसका कम यातना या कम शोषण करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को एक प्रकार से डार्विनवाद का कॉन्सेप्ट बताता है, समाज को रिलेट कराता है डार्विनवाद, ठीक है। समाज की जो सिद्धांत हैं वो डार्विनवाद रिलेट कराता है, डार्विनवाद। तो मैं आपसे कहूँगा डार्विनवाद का जो सिद्धांत है या डार्विनवाद का जो तात्पर्य है वो पर्यावरण में परिवर्तन होने से पहले जीवों की सहायक भिन्नता से मिलती है। पर्यावरण में परिवर्तन से पहले, पर्यावरण में परिवर्तन से पहले जीवों को सहायक भिन्नता मिलती है, वही क्या होता है, डार्विनवाद होता है।
और एक लैमार्क है। लैमार्क में क्या है कि पर्यावरण में बदलाव के बाद, पहले नहीं, लैमार्क में बाद, पर्यावरण में बदलाव के बाद जीवों को सहायक भिन्नता मिलती है, वो लैमार्क है। एक डार्विनवाद है, एक लैमार्कवाद है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। समाज की जितनी भी शक्तिशाली लोग हैं, जो धन है, जो प्रभाव हैं, जहाँ निर्बलों को कम एक प्रकार से शोषण नहीं किया जा रहा है उनका, है ना, उनको जो है कम ध्यान दिया जा रहा है ना, इस तरीके के शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो तो डार्विनवाद जैसे सिद्धांत यहाँ पे सामने उभर के हमारे आ जाता है। ठीक है, प्रजातियों का एक ही पूर्वज है, जो सभी प्रजातियां हैं उनका एक ही पूर्वज है, और वो रिलेट कराएगा डार्विन, वो डार्विन। और डार्विनवाद के संस्थापक में सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत में जो समाजशास्त्री हैं उनका नाम हर्बर्ट स्पेंसर है। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, बस। और भी कोई डाउट है पूछ लीजिए। डाउट है? हाँ जी, पूछिए मैम, पूछिए। हाँ जी, बताएं। अनुभाविक अधिगम का सिद्धांत, देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट होता है उस पे आधारित है। आपको बता दूं, कार्ल रोजर्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा सोशल वर्क में, है ना। अनुभवजन्य का सिद्धांत जो है कार्ल रोजर्स का ही नाम देखने को मिलता है। उसने कहा है कि जब कोई सेवार्थी स्वयं करके सीखता है तो वह अर्जित ज्ञान का अस्थाई रख पाता है। अब अगर आप कोई चीज़ आप स्वयं करके सीखोगे तो वो चीज़ जल्दी आपके दिमाग में रहेगी। हाँ भाई, मैंने ये किया था, इस तरीके से बनता है, इस तरीके से होता है। तो अर्जित ज्ञान का उपयोग में लाने के लिए जो सक्षम होता है ना मैम, वो अनुभवजन्य का सिद्धांत ही है, वो अनुभवजन्य का सिद्धांत ही है। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहते हैं ये, और कार्ल रोजर्स का ही ये सिद्धांत है, कार्ल रोजर्स ने ही इसे दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पर बात ज़्यादातर बेसिकली स्वयं करने पर बल दिया गया है, स्वयं करने पर बल दिया गया है। प्रत्यक्षण का मतलब होता है परसेप्शन में, है ना। जो है, आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, प्रत्यक्षण का अर्थ परसेप्शन होता है। और परसेप्शन हम किसी चीज़ को कैसे करते हैं, अपने वातावरण में, अपने पर्यावरण में, तो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। जैसे आप माने चिंपैंजी वाले में कहा था, अचानक उसके आइडिया आ गया कि भाई अगर एक छड़ी दूसरी छड़ी से जोड़ देंगे तो क्या हुआ, वहाँ पर ज्ञान इंद्रियों की मदद ली कि नहीं ली, उसके दिमाग में अचानक आइडिया आई कि नहीं आई। तो आप अपने इंद्रियों के द्वारा जो मिली जानकारी आपको होती है, उसी ज्ञान और उसी स्थिति के बारे में जागरूकता जो प्राप्त होती है, उसी को हम लोग प्रत्यक्षण कहते हैं। इंद्रियों से प्राप्त किए गए ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना। इंद्रियों से प्राप्त किए गए ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, और इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी को संगठित करके उसी ज्ञान को अपनी स्थिति के बारे में जागरूक प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होगी, उसे प्रत्यक्षण कहेंगे, उसे प्रत्यक्षण कहेंगे। ठीक है, परसेप्शन बोलते हैं इंग्लिश में। और बताइए कोई लोग, और कोई। जहाँ संवेदनाओं को रिप्रेजेंट किया जाए, संवेदनाओं के अर्थ की व्याख्या किया जाए, उसे प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। ठीक है, समझते जाइएगा। हाँ बताइए, और कोई डाउट है किसी का? बस इतना ही है, तो फिर चलते हैं। हाँ, क्या पूछना पूछ लीजिए। नॉन पैरामेट्रिक और नॉन, ओके ओके ओके, चलो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। हाँ, मैं फिर से समझा देता हूँ, एक बार सुन लीजिए। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण होता है, और इस परीक्षण में जब भी कभी आप लोगों से कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप निश्चिंत रहें, किसी चीज़ को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कीवर्ड्स बताना चाहूँगा, उन कीवर्ड का आप खासकर ध्यान रखें। ठीक है, आप बताइए, किसी चीज़ की जब धारणाएं बनाते हैं, धारणाएं मतलब कॉन्सेप्ट, धारणाएं का मतलब कॉन्सेप्ट। आप बताओ, सोचो
हम कॉन्सेप्ट प्रत्यक्ष रूप से बनाते हैं। अब जो चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि मैं एक कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, समाज कार्य पढ़ाने का सरल तरीका कि मैं एक एक शब्दों की व्याख्या करूँ। मैं ये एक धारणा बना रहा हूँ, मैंने एक कॉन्सेप्ट बना लिया। आपको सोशल वर्क में मुझे पढ़ाना है तो पहले मैं समाज कार्य की जितनी किताबें हैं समाज कार्य में, मैं उसको आप लोगों को लिखवा देता हूँ, फिर दिवस के नाम लिखवा देता हूँ, ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के नाम लिखवा देता हूँ, इम्पोर्टेंट। मैंने यह धारणा बना लिया। तो जहाँ प्रत्यक्ष रूप से कोई धारणाएं हमारे सामने बन रही होती है, उस संबंध में हम लोग उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक, और जो धारणाएं नहीं बना सकते वो नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक में केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसमें माध्य का इम्पोर्टेंट, एवरेज इम्पोर्टेंट होता है, पियर्सन के साथ माध्य इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में मीडियन इम्पोर्टेंट है। नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक में यहाँ पे मीन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मीडियन इम्पोर्टेंट है, स्पीयरमैन इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे कार्ल पियर्सन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे धारणाएं बनाई जाएंगी, यहाँ पर धारणाएं नहीं बनाई जाएंगी। और समझिए, और सरल शब्दों में समझिए, पैरामेट्रिक जो टेस्ट होता है, आपको ये साफ शब्दों में स्पष्ट भी करता है। नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो एनालिसिस होते हैं, जैसे किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किसी टॉपिक का या किसी एलिमेंट का आप एनालिसिस कर दो सिंपल तरीके से, किसी नंबर चर का आप वैल्यू नॉर्मली आप बातचीत कर लो नंबर सिस्टम का, तो वो आपका क्या है, वो आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है, जहाँ संख्या वगैरह आप यूज़ कर रहे हो। जहाँ आप वेरिएबल के मामले में सांख्यिकीय परीक्षण प्रयोग में ला रहे हो, सांख्यिकीय परीक्षण प्रयोग में ला रहे हो, और वो भी मनमाने ढंग से ला रहे हो। जितना हो उतना आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग आ जाओ, मनमाने ढंग से कर रहे हो। नॉन पैरामेट्रिक मैं आपसे कहूँगा, मैंने नाम पर लेकर आधारित है, मेरे क्रम पर आधारित है। अंतराल और अनुपात, मैं किसी को अंतर बता रहा हूँ कि आप अच्छे हो, किसी को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं किसी की अपेक्षा भी कर रहा हूँ अनुपात में। अंतराल अनुपात पैरामेट्रिक होता है, नाम पर क्रमिक पर नॉन पैरामेट्रिक होता है, उसमें भेदभाव होता है। वेरिएबल पर बात करेगा पैरामेट्रिक, और वेरिएबल के गुणों पर बात करेगा नॉन पैरामेट्रिक है ना। ये बात को समझिए और पूछिए, इसमें क्या और चीज़ समझ नहीं आ रही आपको? नहीं नहीं, होते हैं भेदभाव नॉन पैरामेट्रिक में होते हैं। हाँ हाँ, मैंने अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो जैसे अब मान लो अभी मैंने कहा कि आपका नाम सुनीता है सपोज, अब मैंने कहा भाई सुनीता मेरी क्लास की स्टूडेंट है, इसके ग्रुप को सारे के सारे को उठा लो, सारे के सारे को ले लो सैंपल में, है ना, क्योंकि आपको मैं जानता हूँ। अब मैंने आपसे कहा कि भाई जितने भी काम मेरे को लगा यूजुअली में यूज करने के लिए, तो भाई मैंने फ़ोन से भी पूछ लिया डेटा आपसे, सुनीता जी क्या डेटा है आपने बताइए, तो मैंने क्या किया, ये मैं आपको पता था नॉन पैरामेट्रिक का था, मैंने ले लिया। अब मुझे बड़ा अच्छा नाम लगा भाई कि पूजा बड़ा अच्छा नाम है ना, अर्चना आरती जो भी बहुत अच्छा नाम है, और इनको मैं ले लेता हूँ भाई। तो मैंने नाम के आधार पे क्या कर लिया, भेदभाव कर लिया, है ना। मैंने कहा भाई इस तरीके के, मैंने कहा कि जैसे जगदीश का क्रम फर्स्ट है, फर्स्ट क्लास पास किया है इन्होंने, JRF क्वालिफाई किया है, भाई इसको ले लेते हैं, है ना। मैंने भेदभाव कर लिया। मैं तो एक रैंडम लेना चाहता हूँ ना, किसी को इसमें से निकाल लूँ, तो रैंडम किसी को निकाल लेना पैरामेट्रिक। चलिए और भी पूछ लीजिए, कोई लोग हैं तो।
और भी कुछ है कोई भाई स्टूडेंट? ओके ओके ओके, ठीक है सर। सरल समाज और मिश्रित समाज, देखिए सर, मैं आपको बता दूं सिंपल शब्दों में, बड़ा आसान है। सरल समाज से धर्म और परंपरा का विशेष प्रभाव देखने को मिला। राजनीतिक संगठन भी काफ़ी सरल प्रकार से रहा। मैंने कोई काम मुझे अगर लेना है यूज़, मतलब यूज़ में, तो ये सरल समाज सिंपल तरीके से, बिना भेदभाव से, है ना, मैंने यूज़ कर लिया, वो सरल समाज है। जैसे किसी बच्चे ने भी आदिम समाज को रिलेट कराया था, एक बच्चे ने, तो आदिम समाज जैसे छोटे आकार के होते हैं, श्रम संगठन नहीं के बराबर होता है, मान लीजिए, होता ही नहीं, समझ लो, है ना, तो वो क्या, वो सरल समाज है सिंपल तरीके से। और मिश्रित समाज क्या है? आदिम समाज का एक रूप है, परंतु सरल समाज के अधिक विकसित हो जाता है। सरल समाज की तुलना में ये अधिक विकसित हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। श्रम विभाजन बहुत विभाजन भी कुछ अधिक हो जाता है इसमें। अब सामाजिक स्तरीकरण निर्धारित करता भैया कि परंपरा आर्थिक कारक का बहुत महत्व है। अब राजनीतिक संगठन वंशानुक्रम में देख रहे हो आप लोग, मैं राजा हूँ, मेरा लड़का भी राजा बनेगा, लड़के का लड़का भी राजा बनेगा, ऐसा समाज चल रहा है। बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं, परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। ये मिश्रित समाज है, ये मिश्रित समाज है। और जहाँ आपको मिश्रित और सरल समाज दोनों दिखे, वो दोहरे मिश्रित समाज है। जहाँ तीनों दिखे, वो तिहरे मिश्रित समाज है। ठीक है, इस बात को ध्यान। और भी कोई कुछ पूछना चाहेंगे? बस, चलो, हाँ चलो, बहुत बढ़िया है। ऐसे डेली पूछा करो ना। मैं अब जब 10 बार बोलूँ, अब इतना देखो रुका नहीं होता आज, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग आ जाते हैं अभी पूछने के लिए। आप लोग हिचकिचाए हिचकिचाए ना, जो चीज़ समझ में ना आए प्लीज़ आप पूछा करें। पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए, ताकि वो चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाए, और परीक्षा में जो चीज़ें आपसे पूछी जाए वो आप आसानी से कर सकें, है ना। और नहीं पूछोगे तो मुझे समझ कैसे आएगा कि आपको वो चीज़ें आ गई। देखो, एक तो ये ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन तो है नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हो, है ना, कि मैं तुरंत आपकी फिजिकली मोमेंट देख कर बता दूं कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, इधर उधर आनाकानी कर रहा है ना। ऐसा तो कर नहीं सकता। अब ऑनलाइन तो हो नहीं, सॉरी ऑफलाइन तो हो नहीं, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन में मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप अपनी बातों को रखा करें, प्रस्तुत किया करें, है ना, मैं ताकि उसको क्लियर कर सकूँ। और आज थोड़ी सी क्लास जो है, अभी मैं ना 8:45 चलाऊँगा, ठीक है ना, 8:45, ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया है, थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, लिंक यही रहेगा, है ना, लिंक। अगर कोई बच्चा ग्रुप में मैसेज करता है या पूछता है, आप लोग अनम्यूट होकर बता दीजिएगा, ठीक है। सुनीता मैं, हाँ, अभी मैं लास्ट में बात करूँगा, क्लास समाप्त हो जाने को ये वाली, फिर मैं बताऊँगा, फिर ग्रुप में मैसेज करना। आप देखो बच्चे कितने लोग सहमत होते हैं। टाइमिंग आप ही लोगों की टाइमिंग रखता हूँ मैं, आप ही लोग फिर बाद में बदल जाते हो, है ना। कुछ बच्चों को सूटेबल होता है, कुछ बच्चों को सूटेबल नहीं होता है। ओके, कोई बात नहीं, करते हैं उसका भी जुगाड़, कुछ ना कुछ करेंगे। 8:50 कर देता हूँ, 8:50 PM क्लास। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सा मैं भी कुछ रेस्ट करूँगा। ओके। लाओ, दो खाना तो दो।